नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप सभी के बीच आप सभी के लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, अतः आज के इस पवित्र पावन दिवस पर मैं एक ऐसे गुरु की कहानी बताने वाली हूँ जो कि न सिर्फ स्वयं दीपक बनकर प्रत्येक घर को प्रकाशित करने का कार्य किए, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का भी वो स्रोत बने। जी हाँ साथियों, एक ऐसी गुरु की कहानी आप सभी के बीच में लाने वाली हूँ जो कि न सिर्फ स्वयं दीपक बनकर प्रत्येक घर को, अधिकांश घर को प्रकाशित करने का कार्य किए, बल्कि समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने। और यह घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो साथियों, यह कहानी उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी। जी हाँ साथियों, यह घटना, यह कहानी उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी। और एक ऐसा युवा जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करता था, एक ऐसा युवा जो सिविल सर्विस की तैयारी करता था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और वह कुछ पैसे के लिए, ताकि वह अपनी सिविल सर्विस की तैयारी को आगे जारी रख सके, वह घर घर, दूर दराज के गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। उसी के क्रम में उस गुरु ने मुझे भी शिक्षा दिए। और उस गुरु की खास बात थी कि वह अपने हर एक मिनट को 100 मिनट के रूप में परिवर्तन करने के लिए कार्य किए, और वह हर एक मिनट में अपना पूर्ण परिश्रम किए। एक ओर जहां वह आत्मनिर्भरता स्थापित करके, दूसरी ओर अपनी महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए 100% के लिए कार्य किए, तो तीसरी तरफ वह समाज के लिए उत्पादक युवा के रूप में भी स्थापित हुए। जब वह गुरु मेरे घर आते थे मुझे पढ़ाने के लिए, तो मैं यही सोचती थी कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं। जी हाँ साथियों, जब मेरे गुरु आते थे मुझे पढ़ाने के लिए, तो मैं ये सोचती थी कि वह मुझे पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ा रहे हैं, मतलब खुद पढ़ रहे हैं। क्योंकि वह आते थे जब मुझे पढ़ाने के लिए, तो क्या करते थे कि वो मुझे मार्गदर्शन प्रदान कर देते थे। ये लगभग 2 से 3 महीना चला। हमेशा आते थे और हमेशा कहते थे कि आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और बताइए कि आप क्या समझी। मैं सोचती थी कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर मैं इनकी शिकायत अपने पापा से, मम्मी से करती थी कि मुझे नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि खुद पढ़ते रहते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं, हमको इनसे नहीं पढ़ना है। फिर मेरे मम्मी पापा बोले कि तुम अपना बेहतर भली भांति समझोगी या मैं समझूंगा। वो जो लड़का तुम्हें पढ़ा रहा है वो निश्चित रूप से अच्छा गुरु साबित होगा, बस तुम ईमानदारी से उसके दिए गए मार्गदर्शन को तुम फॉलो करो। मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि वो मुझे तो पढ़ाते ही नहीं है, बस मुझे मार्गदर्शन दे देते हैं, सारा मेहनत तो मैं कर रही हूँ और ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब 2-3 महीना गुजरा, तो आखिर मैं उनसे पूछ ही ली कि सर ये बताइए कि मेरी तैयारी ऐसे कब तक चलेगी, आप कब बताएंगे कि परीक्षा में क्या प्रश्न आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कितना क्वेश्चन मैं करूँगी ताकि मैं हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊँ, आदि प्रकार के कई तमाम प्रश्न उनसे किए। फिर उन्होंने बोला कि तुम फिक्र ना करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे तुम करती जाओ। फिर मैं ज़्यादा उनसे तर्क इसलिए नहीं की क्योंकि वो हमसे उम्र में बहुत ही बड़े थे, और निश्चित रूप से वो मेरे गुरु थे, और कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा द्वारा दिया गया जो दिशा निर्देश होता उसको मैं ज़रूर ही फॉलो करती ही थी। और चूँकि मेरे गुरु मुझे जो दिशा निर्देश दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं मैं भी संतुष्ट हो रही थी। बाद में मुझे जब तीसरा चौथा महीना हुआ और परीक्षा काफ़ी करीब आने लगा, फिर मैं
सोची कि मेरी तैयारी तो लगभग कंप्लीट होती जा रही है और क्या मैं अपने गुरु पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूँ क्या वह सही है या गलत है। अभी मैं ये सोच ही रही थी, उसी दौरान मेरे गुरु ने एकाएक स्ट्रेटजी मेरा चेंज कर दिया पढ़ाने का। और तत्काल जितना वो मुझे बताए हुए थे कि तुम ये रिवीजन करो, तुम ये रिवीजन करो, इस चैप्टर से रिवीजन करो, अब वो जस्ट चेंज करके आंसर राइटिंग मुझसे करवाने लगे। जी हाँ साथियों, जस्ट मेरे गुरु मुझसे आंसर राइटिंग करवाने लगे। मैं एकाएक घबरा गई कि मैं कैसे आंसर राइटिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। और फिर इस प्रकार मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या करवा रहे हैं। और फिर मैं ना नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं जैसा मेरे गुरु कहते थे पढ़ने के लिए उसके मार्गदर्शन के अनुसार मैं कार्य करती थी। तो साथियों, वह मुझे उस दौरान जब मैं हाई स्कूल में थी, जो प्रीवियस पेपर थे हाई स्कूल के लगभग 5 ईयर के टोटल, वो आंसर राइटिंग मुझसे करवाए। और उस समय जब मैं आंसर राइटिंग की तो फर्स्ट टाइम मेरा जो आंसर राइटिंग था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। अब बल्कि मैं बहुत कुछ भूल जाती थी कि इस आंसर में क्या क्या विषय सामग्री होना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से हो, अंत कैसे किया जाए, अब बीच में क्या क्या उसमें हेडिंग होनी चाहिए। चूँकि वो हाई स्कूल का पेपर था, इसलिए हर प्रश्न में हेडिंग आदि का बहुत ही मायने रखता था। तो जिस प्रकार से मेरे गुरु ने मुझे बताया उस तरह मैं की। फिर उन्होंने अपने स्ट्रेटजी को तत्काल ही चेंज कर दिए। अर्थात सबसे पहले वो मुझे पढ़ने को बोले कि आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। फिर वो मुझे आंसर राइटिंग करवाए। फिर उसके बाद वह एक निश्चित चैप्टर को कंप्लीट करने को दिए कि आज आप इसको तैयार करके रखेंगे, अगले दिन मैं आपसे इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा। और जब मैं ये काम कर रही होती थी उस दौरान मेरे गुरु अपनी सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे होते थे और उस समय वो प्रैक्टिस करते रहते थे। काफ़ी लंबा अवधि गुरु शिष्य के बीच अर्थात मेरे उनके बीच हो चुका था, लगभग 7 से 8 महीना। और अब परीक्षा करीब आ चुका था। मैं खुद में थोड़ी सी भयभीत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह था कि मुझे किसी भी तरह हाई स्कूल में फर्स्ट आना ही आना है। और उस दौरान हाई स्कूल में फर्स्ट आना एक बहुत टेढ़ी खीर होती थी। आज तो देखा जा रहा है कि प्राय मैक्सिमम लोग हाई स्कूल में फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन उस समय एक होनहार स्टूडेंट ही हाई स्कूल में फर्स्ट आता था। तो मैं बहुत ही उस दौरान एक्साइटेड थी, पढ़ती थी। जिस तरह मेरे गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिया उस हिसाब से मैं अपने एकेडमिक स्टडी को कंप्लीट की। और जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाली थी और एग्ज़ाम हॉल में जब मुझे पेपर मिला, मैं आश्चर्यचकित रह गई। जी हाँ साथियों, मैं आश्चर्यचकित रह गई कि ये क्वेश्चन कौन सेट किया है। ऐसा तो नहीं जो मुझे पढ़ाते हैं मेरे गुरु वही तो सेट नहीं कर दिए हैं, क्योंकि हूबहू प्रश्न वही आए थे जो मेरे गुरु ने मुझे पहले ही आंसर राइटिंग करवा लिए थे। चूँकि मैं उस प्रश्न को पहले ही लिख चुकी थी और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नया आया हो। बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैं पहले लिखी नहीं थी, लेकिन जो मेरे गुरु ने पैराग्राफ रीडिंग करने के लिए मुझे दिए थे और जो तीसरे दौर में उन्होंने जो आंसर उससे हमसे पूछे थे, उस प्रक्रिया के दौरान मेरे जो अभ्यास हुआ था उसके कारण हाई स्कूल में मेरे क्वेश्चन अल्टीमेट हुए। आई कांट एक्सप्लेन कि इतना भी अच्छा पेपर होता है और रिज़ल्ट
जब आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इतने कम समय में मैं हाई स्कूल का बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ तैयार की, और इसका पूरा श्रेय मेरे गुरु का जाता है और मेरे मम्मी पापा का जाता है, जिन्होंने ऐसे दीपक समान गुरु की तलाश की, जिनके कारण मैं हाई स्कूल में प्रथम स्थान से न सिर्फ पास हुई बल्कि अपने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर से मैं पास हुई। तो साथियों, उस गुरु की यह कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। यह तो इस स्टोरी का प्रथम भाग है कि उस गुरु ने कैसे अपने शिष्य को उसके सपने के करीब लेकर आए, और उस सपने को पाने के साथ ही मेरा जो रुझान था पढ़ाई के प्रति वो और आगे बढ़ गया, कि मैं भी सोचने लगी कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। तो इस स्टोरी के जो प्रथम हिस्सा का जो अर्थ हुआ, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक गुरु ने अपने शिष्य को किस प्रकार से ईमानदारी से शिक्षा प्रदान किया, और शिष्य न चाहते हुए भी अंततः अपने गुरु के दिए गए दिशा निर्देश का पूर्ण पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और सेकंड पार्ट देखिए अब उस गुरु की उपलब्धि जो मैं आपके लिए बताने वाली हूँ, उन तमाम युवाओं के लिए बताने वाली हूँ जो यह बार बार मुझसे कहते हैं, पूछते हैं कि मैडम मैं तो ग्रामीण परिवेश से हूँ, क्या मैं सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर सकता हूँ। मैं उन तमाम युवाओं के लिए उस गुरु की स्टोरी बताने वाली हूँ जो यह कहते हैं कि मैं आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हूँ। मैं उन तमाम युवाओं को बताने वाली हूँ यह स्टोरी जो यह कहते हैं कि मैं इस समय बहुत ही निराश हूँ कई परीक्षाओं में असफलता के कारण। क्या मैं सिविल सर्विस की परीक्षा इस दौरान इस स्तर पर मैं पास हो पाऊँगा। अतः साथियों, अब मैं आप सभी के प्रश्नों का जवाब इस स्टोरी के माध्यम से देने वाली हूँ। उस गुरु ने जहाँ एक शिष्य को आप सभी के सामने इस प्रकार से आप सभी के जीवन को रोशन करने के लिए ढांचागत तैयार किए, उसी प्रकार उस गुरु की भी सफलता लगातार एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त की। जो मेरे गुरु थे वह एक छोटे से गांव से साइकिल से 20 किलोमीटर खुद साइकिल चलाकर मुझे आते थे पढ़ाने के लिए, एक छोटे से सैलरी के लिए, ताकि वह उस छोटे से आर्थिक लाभ से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। दूसरी तरफ वह गांव के थे, अर्थात आपके सिविल सेवा परीक्षा की सफलता के लिए गांव शहर मायने नहीं रखता है। तीसरी तरफ उनका जो घर का माहौल था बहुत ही निराशजनक माहौल था। उनके पिताजी जब वह सिविल सर्विस की तैयारी मेरे गुरु कर रहे थे, उसी दौरान उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे गुरु के ऊपर आ गई। वह यही नहीं सोच पा रहे थे कि घर में जो मेरे परिवारजन हैं उनके लिए मैं 2 जून की रोटी का व्यवस्था करूं या अपने अध्ययन को आगे बढ़ाऊं। इस विपरीत परिस्थितियों में वह अपने पढ़ाई को आरंभ किए, जारी रखे, और ख़ास बात है कि इस विपरीत परिस्थिति में उनका कई रिजल्ट निगेटिव भी आया था। इसके बावजूद वह पॉजिटिव एनर्जी के साथ न सिर्फ मुझे पढ़ाते थे बल्कि स्वयं भी उस 2 घंटे के दौरान पढ़ते थे, और जाते जाते मुझे ज़रूर एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच दे के जाते थे कि तुम में वह दीपक है, तुम में वह दीपक है कि तुम चाहो तो पूरी दुनिया को प्रकाशमान कर दो, तुम में वह दीपक है कि तुम चाहो तो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दो, बस तुम
उस दीपक को जलाने का कार्य करो, बस तुम उस दीपक को जलाने का कार्य करो। और इस प्रकार वो प्रतिदिन मुझे एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच देकर चले जाते थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके अपने पढ़ाई को करने लगती थी और उनसे भी मैं बहुत प्रेरित होती थी जब वह मुझे पढ़ाते भी थे और खुद भी पढ़ते थे। और कई बार तो होता था कि बीच में जब मेरे घर वाले उनको चाय नाश्ता आदि देते थे तो वो पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते थे कि वह ये सब करते ही नहीं थे और पता चलता था कि चाय ठंडा हो गया है। यह उनका लगन था कि वह मुझे पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते थे, लेकिन खाने पीने का उनका शुद्ध नहीं था। बस उनका जो दृष्टि था अपने लक्ष्य के प्रति था। और साथियों, बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सफलता को ऐसे प्राप्त किए कि पूरा शहर उनके नाम को लेने लगा। जी हाँ साथियों, इस गुरु ने एक ऐसा सफलता प्राप्त किया कि मेरे शहर में चारों तरफ उनका नाम होने लगा। और उन्होंने अपने इस विपरीत परिस्थितियों में, जब आर्थिक स्थिति बहुत ही उनकी दयनीय थी, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, आर्थिक रूप से भी वह काफ़ी कमज़ोर थे, गांव में भी थे और लगभग अपना बहुमूल्य समय कुछ पैसे को बचाने के लिए वह अपने परिवहन साधन को स्वयं ही उपयोग करते थे। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पर लगन होता है वहीं पर सफलता होता है। कहा जाता है कि जहाँ पर लगन होता है वहीं पर सफलता होता है। और वह अंततः 2-3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद भी सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए। और एक तरह से उन्होंने उन सभी युवाओं को प्रेरणा प्रदान किए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो साथियों, आज मैं एक गुरु की कहानी आप सभी के बीच लाई जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपने को साकार किए। यदि आप अपने सपने को साकार करने के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, आपकी सफलता के लिए कभी भी आपकी आर्थिक स्थिति, आपका परिवेश अर्थात आप गांव में हैं या शहर में हैं, आपके असफलता कि आप इन परीक्षाओं में एकाएक असफल हो गए, ये सब जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होता। जिम्मेदार बस आप स्वयं होते हैं। जब आप मन से हार जाते हैं, जब आप स्वयं से हार जाते हैं, तब कहीं आप परीक्षा में असफल होते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं से जीतते हैं, स्वयं से एक रणनीतिक एक वादा करते हैं कि मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, और ये सिविल सेवा क्या है, मैं तो दुनिया को बदलने के लिए आया हूँ। तो साथियों, वह दिन दूर नहीं है कि आप अवश्य ही सिविल सेवा परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। और यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि आप अपने मन के विश्वास के माध्यम से अपने सपने को साकार करते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे गुरु की कहानी बताई जो न सिर्फ अपने शिष्यों को दीपक बनने की प्रेरणा प्रदान किए, बल्कि स्वयं भी दीपक बनकर समाज में प्रकाशित हो रहे हैं। और हर्ष की बात है कि वर्तमान में उनकी पोस्टिंग यहीं लखनऊ में है और आज वह बहुत बड़े अधिकारी हैं। चूँकि वह मेरे सीनियर ऑफिसर हैं और हर्ष की बात है यहीं लखनऊ में पोस्टिंग उनकी है और मैं आज बहुत ही हर्षित हो रही हूँ उनकी स्टोरी आप सभी के बीच शेयर करके। तो साथियों, आज के स्टोरी से आप सभी अवश्य ही प्रेरित हो कि आप यदि चाहेंगे तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, चाहे आप ग्राम के हो या शहर के,
चाहे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो या कमजोर, चाहे आप कितनी भी परीक्षाओं में असफल हुए क्यों न हो, यदि आप चाहे तो अवश्य ही आप परीक्षा में सफल होंगे। तो साथियों, इसी के साथ, इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।